जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीके का नया मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग और उसका कार्य सही सुमेलित किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में भिन्न भिन्न विभाग थे, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। दीवान आरिज की बात करें तो ये कृषि विभाग था, तो ये गलत है। दीवान आरिज जो था ये सैनिक कल्याण विभाग था, तो ये सैन्य चीज़ों को देखता था। दीवान मुस्तक राज ये सैन्य विभाग था, तो ये गलत है। ये आपका कर विभाग था। एक तरह से ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो राजस्व इकट्ठा होता था, वो उसको देखता था। दीवाने को ही ये कृषि विभाग था, तो ये आपका सही है। दीवाने को ही कृषि विभाग था, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दीवाने को ही ये कृषि विभाग है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात और नदी का सही युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में, तो ये सही है। शिवा समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, ये भी सही है आपका। धुआंधार जलप्रपात ये आपका धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर है, तो ये भी सही है। हुंड्रू हुंड्रू जलप्रपात गोदावरी नदी पर, ये गलत है। हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा पर स्थित है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी आपका गलत जवाब है, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना। तो ये आपसे पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी कि हुंड्रू जलप्रपात वो आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक जो है वो अभिलेखीय न्यायालय है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में ये लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 129। दोस्तों 131 में क्या लिखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है वो आर्टिकल 131 में लिखी गई है, ये आप ध्यान रखना। आर्टिकल 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से जनहित के मामले में किसी विषय पर राय ले सकता है। ठीक है, तो ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ध्यान रखना। आपसे पूछा गया था अभिलेखीय न्यायालय कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 129 129 में लिखा गया। अगला प्रश्न, वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बनी भारत में, वो नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना और देश की सेवा करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित करों में कौन सा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनके अनुसार, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, निगम कर एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, निगम कर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पानी के अणुओं के टूटने से अर्थात फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी पानी टूटेगा तो पानी दो चीज़ों में टूटेगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, ये 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में होता है। क्लियर, याद रखना। और ये भी आप याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। क्लियर, याद रखना। आपसे पूछा था पानी के अणुओं के टूटने से कौन सी गैस बनती है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए केंचुआ। केंचुआ संघ एनेलिडा का जंतु है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, अगर कभी क्वेश्चन आए कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती, 0 आइज होती हैं। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारत के राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में लिखा गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जाती है। तो आपको बताना कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो क्या ये कथन सही है, आप कहेंगे जी ये किसी भी आइदर हाउस में शुरू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी
कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली दहसाला सिस्टम को किसने विकसित किया था? तो दोस्तों अकबर का जो दहसाला सिस्टम था वो उसके राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, टोडरमल। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो सॉरी, नदी ना इस तरह का लहरा लेती हुई चलती है, इस तरह से ऐसे चल रही है नदी इस तरह से, तो ये जो लहरा लेके चली हुई है इसको क्या बोलते हैं? तो इस मोड़दार मार्ग को कहा जाता है विसर्ग या मिएंडर। ध्यान रखना, नदी का जो लूप होता है उसको मिएंडर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? वो आपका फ्लोरीन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आप बताएंगे मोजले के द्वारा दी गई थी, मोजले। ठीक है, मोजले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की रचना का हिस्सा है? तो दोस्तों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो क्या होता है? विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? MS एक्सेल में इसका होता है A1। ऑप्शन बी आपका सही जवाब A1। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ध्वनि तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं? तो आप बताएंगे नहीं, सॉरी, ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो पहला देखते हैं, ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे कम होती है, तो ये तो गलत है। ध्वनि निर्वात में सबसे तीव्र गमन करती है, तो ये भी गलत है। ध्वनि की गति गैस की तुलना में ठोस में अधिक होती है, तो ये आपका सही है, ठोस में ज़्यादा होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति कम हो जाती है, तो ये भी आपका गलत है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि की गति गैस की तुलना में ठोस में अधिक होती है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध लोक नृत्य चेराम किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक पहचान है? तो चेराम डांस, जिसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है, बांस की छड़ियों के साथ ये डांस किया जाता है। तो चेराम डांस कहाँ का है? वो है आपका मिजोरम का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मिजोरम। मिजोरम का एक डांस हो रहा है वो है आपका खुल्लम, और खुल्लम डांस जो है ये मेहमानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। मिजोरम का एक त्यौहार है आपका चपचारकुट। तो चपचारकुट त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? मिजोरम। और मिजोरम को और क्या बोलते हैं? मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए भारत के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा गया है? तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव टूल का उपयोग किया जाता है? तरलता क्या होती है? तरलता होता है पैसा। तो पैसे को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप बताइएगा सर, पैसे को नियंत्रित करने के लिए अगर हम गुणात्मक उपाय की बात करें तो हम दबाएंगे मोरल सजेशन, नैतिक दबाव। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नैतिक दबाव। क्लियर, याद रखना। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि CRR क्या होता है? जब बैंक अपनी नकद का एक बड़ा हिस्सा RBI को बिना इंटरेस्ट के देते हैं, इसको CRR कहा जाता है। तो तरलता को कम करने के लिए नैतिक दबाव आप गुणात्मक उपाय के रूप में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम जो ये राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखना, नाम पूरा क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ और उससे लिया गया है वंदे मातरम। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने के बजाय घटने लगता है और ये सबसे ठंडी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इसमें जो तापमान होगा वो ऊंचाई बढ़ने के बजाय वो घटने लगता है। अगला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सरोद वादन। अगला प्रश्न,
ओजोन परत की खोज सबसे पहले कब की गई थी? तो ओजोन होल की जो खोज की गई थी उसका सही आंसर क्या होगा? सही है आपका ऑप्शन ए, 1985 में अंटार्कटिका में सबसे पहली बार ओजोन होल खोजा गया था। 1985 अंटार्कटिका। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3 और ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कैश मेमोरी आप जानते हैं ये जो CPU और जो हमारी मेन मेमोरी होती है उन दोनों के बीच गति के अंतर को कम कर देती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच गति के अंतर को कम करना। ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है किसने लिखा है? तो बुद्ध चरितम लिखा है अश्व घोष के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अश्व घोष। और मैं आपको बता दूं गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानी है वो किस में संकलित है? तो जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाओं में संकलित की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा इसके द्वारा जारी होता है नवाचार सूचकांक। अगला प्रश्न, बोडो डोगरी मैथिली संताली भाषाओं को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो बोडो डोगरी मैथिली और संताली ये 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी संविधान में वो जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, और कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, हमसे पूछा था बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ऑप्शन सी अर्थात 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया 25 प्रश्नों का, और ये 25 प्रश्न पूर्व के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।